हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कैफीन शॉट पर। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने यूजीसी नेट सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि यूजीसी के थ्रू है। हम उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे जो और क्वेश्चन मेरे को मिले, मैं आपके सामने पीपीटी बनाकर आप लोगों के सामने लाता हूँ। इसमें हम बात करते हैं किस तरीके से, कैसे ये सॉल्व होना चाहिए थ्रू द एलिमिनेशन मेथड, और क्या क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड द कॉमन ऑब्स्टेकल टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कोई एक इंडिविजुअल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसे कैसी कैसी ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे, ऑब्स्टेकल मतलब कि एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक रिस्ट्रिक्शन डालना। तो रिस्ट्रिक्शन जब हम बात करते हैं, एक होता है आपका, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी करा था। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं। सारी की सारी क्या हैं? ये ऑब्स्टेकल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल हैं जो आपको एज कंपेयर टू द अदर जर्नली मिलेंगे। दूसरों के कंपैरिजन में वो आपको डे टू डे डेली लाइफ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो वो कौन-कौन सी ऑब्स्टेकल हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी करा था और इसका सही आंसर देखिए, कंफर्मेशन बायस भी है। आप देख सकते हैं कंफर्मेशन बायस में क्या रहता है, जो चीज़ आपको पहले ही कंफर्म हो जाती है अवेलेबिलिटी के थ्रू, वो आप मान लेते हैं। फिक्सेशन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना। फिर आपका आता है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या रहता है? फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उसी की तरह यूज़ करना जिस तरीके से हम उसे कॉमनली यूज़ करते हैं। अब जब हम किसी तरीके को कॉमनली यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम क्या हो जाते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है यानी कि हम उसकी तरफ क्या हो गए हैं, रिजिडिटी है। और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से हम उसे यूज़ कर पाते हैं। आप ये डेली लाइफ़ में देखोगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी बहुत बार ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था और ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्टिकुलर बात के लिए कुछ नई चीज़ लानी है तो भी कि नहीं भाई हम लोग ऐसे थे, दिस एंड दैट। फंक्शनल फिक्सनेस दैट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेकल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एक इंडिविजुअल जो है, नॉर्मली सारे इंडिविजुअल एक डिफरेंट तरीके से किसी पर्टिकुलर फंक्शनिंग के बारे में सोच नहीं पाते। बात करते हैं नेक्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल इज गिवन बाय द गिलफर्ड इन हिज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। ये मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिविटी ऊपर है, इसका भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आई थिंक हमने प्रोटोटाइप भी कर लिया था, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। हाँ जी, विच अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उससे पहले जो वीडियोस है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज से। यहाँ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिलफर्ड मॉडल। अगर देखिए हम बात करें, गिलफर्ड मॉडल ने तीन टाइप में इसको डिफरेंशिएट करा था। मैंने आपको ये पहले भी बताया था और मैंने आपको लिख के भी बताया था कि गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एस आई मॉडल जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड करा। जो सबसे पहले इन्होंने मॉडल प्रोड्यूस करा था उसके अंदर 120 इनके पार्ट्स थे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा प्रपोज करा था उसके अंदर आपके 150 थे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। और जो लास्ट प्रपोज करा उसके अंदर थे 180, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसको भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लेता है फर्स्ट में मॉडल में कितने थे, सेकंड मॉडल में कितने थे और थर्ड मॉडल में कितने थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, के पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था तीन पार्ट में होता है ये, ओ सी पी, राइट। ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशन, सी स्टैंड फॉर कंटेंट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। अब ये बात कर रहा है प्रोडक्ट में इनमें से कौन सा आता है। तो प्रोडक्ट में आपके आते हैं टोटल 6। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आपका यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स
देन आपका आता है 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके, ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट आपका आता है इम्प्लीकेशन। क्या कोई भी यहाँ पर है? अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट के अंदर आता है। इसी तरीके से आपको ओ के अंदर यानी कि ऑपरेशन के अंदर, कंटेंट के अंदर इनके सारे जो सब पार्ट्स हैं उनको याद करना है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, राइट। इनका सीक्वेंस भी आपको याद करना है, सीक्वेंस में भी आपसे पूछ लिया जाता है, आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे सीक्वेंस में भी पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, विच इज नॉट द ऑब्स्टेकल टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टेकल नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कंफर्मेशन बायस ऑब्स्टेकल है, फिक्सेशन भी ऑब्स्टेकल है, मेंटल सेट भी आपका क्या रहता है, ऑब्स्टेकल रहता है, ह्यूरिस्टिक बिल्कुल ठीक आंसर है, एक तरीके का ऑब्स्टेकल नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोचेज होती हैं। अगर हम बात करें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो उनकी दो ही अप्रोचेज होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी होती है ह्यूरिस्टिक, जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं आपके शॉर्टकट, कि आपको पता रहता है तो आप शॉर्टकट ले लेते हैं। दूसरा होता है आपको एल्गोरिथम, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। ये आपके सॉल्यूशन को गारंटेड नहीं देता है, लेकिन ये आपके सॉल्यूशन को गारंटेड देता है। बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो ह्यूरिस्टिक क्या है आपका? ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी या फिर इंडिविजुअल की क्या करता है, हेल्प करता है। फिर उसके बाद आया है आपका थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस बेसिकली देखिए, ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में ये कहा गया, पहले के टाइम पर ये माना जाता था कि जितना ज्यादा इंटेलिजेंस इंडिविजुअल है, जितना ज्यादा इंटेलिजेंस इंडिविजुअल है, उतना ज्यादा ये क्या है, उतना ज्यादा ही वो बच्चा या इंडिविजुअल क्या होगा, क्रिएटिव होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा जाता था। उसके बाद ये देखा गया, बहुत सारी स्टडी हुई डिफर 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 करके, और फिर ये देखा गया कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में रिलेशन तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रिलेशन रहता है। पर्टिकुलर टाइम तक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे, आप अपने स्कूल्स में भी देखोगे, तो क्रिएटिविटी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं होती है, और हर एक कैंडिडेट समझ भी नहीं पाता है क्रिएटिविटी को, तो आप देखोगे क्रिएटिविटी को ज्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से एनकरेज नहीं करा जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो तो टीचर क्या कहता है, पहले वाला पढ़ के आए हो, दिस एंड दैट, राइट। और 90% टीचर भी उन्हीं के साथ खुश रहता है जो कि बच्चे इंटेलिजेंस होते हैं। क्रिएटिव वाला अगर कोई इंडिविजुअल है, अलग तरीके से सोच रहा है, क्योंकि आजकल एक जो टीचर है वो उतने ब्रॉड एस्पेक्ट से नहीं समझ पाता है, या फिर किसी और तरीके से मैं बात करूं तो हर एक इंडिविजुअल क्रिएटिव इंडिविजुअल को नहीं समझ सकता। ठीक है, पहली चीज। अब बात करते हैं आपकी थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहा गया कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के अंदर एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, मैं यहाँ पर ग्राफ बनता हूँ कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस इंक्रीज, ये आप इंटेलिजेंस आई से लिख सकते हैं, ये सी आप क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं। जैसे 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 इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो यहां पर थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में कहा गया कि इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। वो पर्टिकुलर आपकी आईक्यू कितनी हो सकती है, 120 हो सकती है, कई बार 130 हम ले लेते हैं। तो 120 या 130 तक आपका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में कैसा रहेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। उसके बाद कोई कोरिलेशन नहीं रहेगा। दैट इज थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। अगर आप इन ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये क्या क्या हुआ है, देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अप टू ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस। एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या रहेगा, एक पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, उसके बाद कोरिलेशन नहीं रहेगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस आपका सेम स्टेटमेंट को कहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट गिवन बाय द गिलफर्ड। देखिए, मैंने आपको कहा था
कि आपको गिलफर्ड एसआई मॉडल ऑफ द गिलफर्ड के ओसीपी ये पहले पता होना चाहिए। कई बच्चे पहले सीओपी कॉप ले लेते हैं, पीओ की पॉक ले लेते हैं, नहीं ओसीपी। ओसी स्टैंड फॉर ऑपरेशन, सी स्टैंड फॉर कंटेंट एंड पी स्टैंड फॉर योर प्रोडक्ट। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओसीपी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ओसीपी के सबसेट अभी मैंने ऊपर क्या लिखे थे, पी के सबसेट्स लिखे थे, पी के अंदर क्या क्या आता है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो द्वारा प्रोडक्ट की बात कर रहा है, राइट। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के अंदर, मैंने ऊपर आपका लिख रखा थे, लेकिन फिर भी हम दोबारा लिख लेते हैं। अगर आप देखें यहीं पर ही प्रोडक्ट की बात करिए, प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिख रखे हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट, क्लास, रिलेशन, फिर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। आइए देखते हैं, ये इनका सीक्वेंस कहीं दे रखा है, इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं क्योंकि इट इज गिवन बाय द एनटी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था, यूनिट, यूनिट सब में है, यूनिट सब में है। दूसरा उसके बाद क्या था हमारे पास, क्लासेस, यूनिट है सब में, यूनिट है, यूनिट है। यूनिट के बाद देखिए क्लासेस किस में है, यहाँ रिलेशन आ गया, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ क्लासेस आ गया, बाकी सब में क्लासेस है, यानी कि क्लासेस, क्लासेस और क्लासेस अभी चल रहा है। क्लासेस के बाद आपका क्या था, रिलेशन, रिलेशन अभी देखिए रिलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी रिलेशन है, यहाँ सिस्टम आ गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या 3 में से एक होगा। अब रिलेशन के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम है। सिस्टम के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका क्या है, इम्प्लीकेशन है, और इम्प्लीकेशन है दोनों के अंदर। आपका दोनों के अंदर आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स ये दोनों आपके सही आंसर हो सकते हैं, इट में पॉसिबल। बाकी देखिए सीक्वेंस यही है, सबसे पहले आपका आता है यूनिट, देन क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, इट में पॉसिबल। शायद कुछ लिखते वक्त हमने आगे पीछे कर दिया हो, लिखते वक्त मतलब यहाँ पर ऑप्शंस में कि इम्प्लीकेशन पहले दे रखा हो, ट्रांसफॉर्मेशन, बट इन शॉर्ट आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन में आप ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करके आएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटेंस ब्लू जीन्स वेयर फॉल्स स्माइल्स हैज करेक्ट बट इनकरेक्ट। यहाँ पर जो सेंटेंस है ब्लू जीन्स वेयर फॉल्स स्माइल्स, देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है सेंटेंस के अंदर। ग्रामेटिकल, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग आपको पता चल पा रहा है, यानी कि मीनिंग के अकॉर्डिंग ये गलत है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है। ग्रामेटिकल रूल यानी कि आपके क्या होते हैं, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये ठीक है। हैज करेक्ट सिंटैक्स बट इनकरेक्ट मीनिंग, मीनिंग क्या होता है आपका, दैट इज सीमेंटिक्स। यहां पर आ जाएगा आपका सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स। क्या कोई आपसे ऑप्शन दे रखा है जिसमें सिंटैक्स है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 पहला ही सिंटैक्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड बाय द मेयर एंड द स्लोवे। अगर हम बात करें मेयर और स्लो ने, देखिए अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो दो ही आपके कोर्स के अंदर थ्योरी हैं, एक मेयर एंड सोल्वे की, दूसरी आपकी गोलमैन की। दोनों आपको करके जानी है, दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनता ही बनता है, राइट। तो मेयर और सोल्वे ने क्या कहा था ये देखते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। मेयर और सोल्वे ने 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके ईक्यू के पिलर दिए थे। कौन कौन से पिलर थे ईक्यू के, दैट इज आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले उन्होंने कहा था परसीविंग इमोशन, कि जो एक इंडिविजुअल है कैसे परसीव कर रहा है अपने इमोशंस के लिए, यानी कि इंटर के लिए और दूसरों के लिए, कि इमोशन को कैसे परसीव कर रहा है। फिर दूसरे में उन्होंने कहा था कि फैसिलेट इमोशन। अब फैसिलेट इमोशन के बारे में यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स कि वो डिसीजन जो ले रहा है वो सारे के सारे ऐसा नहीं है इमोशनली इन्वॉल्व हो, कि उसे गुस्सा आ रहा है तो उसने जॉब छोड़ दी या समथिंग लाइक दैट, तो इमोशनली इन्वॉल्व डिसीजन ना हो, दैट इज फैसिलेटिंग थॉट
विथ इमोशन या फिर फैसिलिट इमोशन। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर उन्होंने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग इमोशन। अब अंडरस्टैंडिंग इमोशन का क्या मतलब है कि अपने इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को भी समझना, कब किस तरीके से बात करनी है। लास्ट में आता है मैनेजिंग इमोशंस। अब मैनेजिंग इमोशन यहाँ पर क्या होता है, मैनेजिंग इमोशन का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को भी मैनेज करके रखना और दूसरों के इमोशन के अकॉर्डिंग भी आपको फंक्शन करना है। अब देखिए, चाहे आप हंस रहे हैं, चाहे आपको गुस्सा है या आप सैड हैं, अगर आप किसी एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है। दैट इज इट में पॉसिबल घर में आपकी कुछ लड़ाई हो गई है या कुछ और कुछ मिस हैपनिंग हो गया, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो टू द ऑफिस आफ्टर सम टाइम। आपको जाना ही पड़ता है ऑफिस में, और उस एनवायरनमेंट में उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज योर मैनेजिंग इमोशन, कि आप जब अपनी इमोशनल स्टेट को कैसे फंक्शनली कर रहे हैं ताकि आप अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सके। तो चार यहाँ पर पिलर दिए थे आपके मेयर एंड सोल्वे ने। मीनवाइल अगर हम गोलमैन की बात करें तो उन्होंने आपके 5 पिलर दिए थे। अगर गोलमैन का कोई आता है तो मैं उसके 5 पिलर बताता हूं। अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। द एबिलिटी टू यूज इमोशन, बिल्कुल ठीक है, अभी लिखा है। द एबिलिटी टू परसीव, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशन, बिल्कुल ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि परसीव में भी गया। द एबिलिटी टू परसीव, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली, ये भी ठीक है। द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड इफेक्टिवली शेप वन एनवायरनमेंट टू सूट वन नीड, नहीं। यहाँ पर अडेप्टेशन की बात देखिए, कहीं पर भी आप देखोगे अडेप्टेशन की बात नहीं हुई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में अडेप्टेशन की बात करी हुई है, यहाँ पर अडेप्टेशन की कोई यहाँ पर इसके अंदर बात नहीं हुई है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये कि आपको मैच करने हैं, बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी। अगर आप देखोगे सबसे पहले और सबसे इजी क्या रहता है, क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है कि आपको कोई भी नोवल और यूनिक आइडियाज जो कि आपके क्या हो, वर्केबल हो सके। यूनिक आइडिया तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वर्केबल होने चाहिए, यानी कि काम कर सके। तो क्रिएटिव थिंकिंग में अगर देखेंगे, रीजनिंग आती है। ड्राइंग फैक्ट, अनयूजुअल यूजेस, बिल्कुल ठीक है, ये मिल रहा है। डी का 3, अगर आप देखोगे डी का 3 सिर्फ यहाँ पर है। अगर मैं इनको ऑप्शन ले लूं ए बी सी डी या 1 2 3 4, तो ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या करता है इंडिविजुअल, फैंटेसी में बहुत ज्यादा रहता है, जिसे हम कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। दैट इज योर ऑटिस्टिक थिंकिंग। ए का 4th बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, ए का भी 4th है। फिर बी क्या होती है, रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब एक रीजनिंग करके चलना, कि हाँ भाई लॉजिकल सोच के चलना कि इस तरीके का ये होगा। देख सकते हैं आप, बी का भी फर्स्ट है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, दैट इज ड्रॉइंग फैक्ट। कन्वर्ज, जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना, यानी कि फैक्ट्स के बारे में बातचीत करना या फिर सॉल्यूशन पर आ जाना, ये आपका क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, चिल्ड्रन आर द टॉट नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल, ईटीसी बाय बाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन नेम्स एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्किनर फंक्शन एज ए वर्बल ऑपरेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा है या एनिमल का नाम ले रहा है, जैसे कि सपोज करिए एक इंडिविजुअल कह रहा है, बच्चा कह रहा है एक तरीके से फिश, राइट, फिश कह रहा है या फिर वो कह रहा है वाटर। तो जैसे ही बच्चा कह रहा है वाटर, तो उसका क्या मतलब है कि उसे प्यास लगी हुई है। उसने बाहर एक्वेरियम में एक चीज को देखा जो चल रही है, उसने कहा फिश, दैट इज कि वो देखो फिश है। या फिर बच्चा क्या कहता है, डॉगी, जो उनके घर में एक डॉगी रहता है, डॉगी डॉगी, राइट। तो वो क्या किस तरीके से एक वर्बल ऑपरेंट है। स्किनर ने यहाँ पर आपके ही दो ही वर्बल ऑपरेंट की बात करी है, एक टैक्ट की मेनली और मैंड की, राइट। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है। तो देखिए, जो आपका मैंड होता है
जो मेंड होता है ये आपका मोटिवेशनल होता है, यानी कि मोटिवेशन से, एक पर्टिकुलर मोटिवेशन से ड्राइव होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को वो चीज़ दिखी है या फिर चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में बात करेगा। मीनवाइल जो आपका टैक्ट रहता है ये आपका इन्वायरमेंटल स्टिमुली के थ्रू इवोक होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटल स्टिमुली। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल पीपल बाय बाइंडिंग रिलेशन, और एक बड़े लेवल पे बात कर रहा है, दैट इज टैक्ट। ये मैंने आपको एक वीडियो में भी बता रखा है और यूजीसी की क्लासेस में भी मैंने आपको बता रखा है। तो टैक्ट इसका सही आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। असर्शन में क्या कह रहा है? हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक्स फॉर इंडिविजुअल विद इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसकी बात कर रहा है? ये जेनसन थ्योरी की बात हो रही है, आपको पता चल जाना चाहिए। रीजनिंग में क्या दे रहा है? अर्लियर द चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड फैमिलीज वर अडॉप्टेड द हायर देयर इंटेलिजेंस स्कोर विल बी। ये तो होता था, ये तो सबको पता है कि अगर कोई बच्चा जिसकी हायर इंटेलिजेंस है उसको फैमिलीज क्या कर लेती थी? अडॉप्टेड कर लेती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जो इंटेलिजेंस है सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू आती है? जेनेटिकली आती है। यानी कि जो उसके मम्मी पापा रहेंगे ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे या इंटेलिजेंट थे, राइट? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, असर्शन की, कि हेरिटेबिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस एक्सप्लेन वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक्स। बिल्कुल ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी या कभी भी जो जनरेशन होती है, आपकी जो ऑफिस स्प्रिंग होगी वो 90% आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। और ये कितना रहता है? +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन का हमेशा क्या रहता है? वेरिएशन रहता है। अब ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है? ये वेरिएशन आपका होता है इन्वायरमेंट की वजह से। मीनवाइल 90% केसेस में अगर आप देखोगे कि आपको, इवन अगर आप मिलेनियन किड हैं या 90s किड हैं, आप देखोगे कि जो आपके बच्चे हैं आपसे ज़्यादा जल्दी फ़ोन चलाने लग रहे हैं, आपसे ज़्यादा जल्दी कैलकुलेटिव कर ले रहे हैं, आपसे जल्दी ज़्यादा हाईटेक हैं। अगर आप देखोगे कि आपके जो बच्चे के बच्चे हैं वो और ज़्यादा, उनकी कैचिंग पावर हाई होगी, उनकी रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा रहेगी, दैट मीन्स कि जैसे ही जनरेशन पे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है, जो वेरिएशन रहता है वो जीन्स के थ्रू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंट। जेनसन ने ये बताया था कि जो अगर हम बात करें जेनेटिक का एक जो मटेरियल डिस्पोजिशन रहता है 80% आपका जीन्स के थ्रू रहता है और 20 to 10% आपका किसके थ्रू रहता है? इन्वायरमेंट के थ्रू रहता है। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, और आपका रीजनिंग भी ठीक है। लेकिन क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए? सो अगर आप देखोगे हमारा असर्शन भी ठीक है, हमारी रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन क्या रीजनिंग असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे पा रही है? यहाँ पर अडॉप्शन की बात हो रही है या जीन्स के बारे में बात हो रही है? तो अगर आप देखोगे कि बिल्कुल ठीक है कि जीन्स की वजह से हमारी जो इंटेलिजेंस में वेरिएशन रहती है, लेकिन यहाँ तो अडॉप्शन की बात कर रही है। इंटेलिजेंस और अडॉप्शन में इन्होंने क्या कोरिलेशन बताया है? कि ये कोरिलेशन बताया है कि जितना ज्यादा इंटेलिजेंस स्कोर रहता था उतने ज्यादा बच्चों को अडॉप्टेड कर लिया जाता था। क्या सिर्फ यही केस होता था अडॉप्शन का? नहीं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दैट मीन्स कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, कि जो रीजनिंग है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है किसकी? असर्शन की। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं। और यूजीसी की नेट की कोचिंग स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मैसेज या फिर टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप कैचिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।